साथियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, अगर हम लोग बात करें पुराने समय में, तो पुराने समय में हमारे विश्व में सिर्फ एक महाद्वीप हुआ करता था जिसे हम पैंजिया कहते थे। जी हाँ साथियों, पुराने समय में हमारे विश्व में केवल एक महाद्वीप हुआ करता था जिसे हम क्या कहते थे? पैंजिया कहते थे। जैसे कि आज 7 महाद्वीप हैं हमारे विश्व में, पुराने समय में केवल एक महाद्वीप था जिसे पैंजिया कहा जाता था, और उसके चारों तरफ एक विशाल महासागर था जिसे पैंथालासा कहा जाता था। बाद में साथियों क्या होता है कि ये जो पैंजिया है ये दो टुकड़ों में विभाजित होता है, और पैंजिया का जो एक टुकड़ा है साथियों वो कहलाता है गोंडवाना लैंड, और पैंजिया का जो दूसरा टुकड़ा है वो कहलाता है लॉरेशिया, या इसे हम अंगारा लैंड के नाम से भी जानते हैं। अब साथियों अगर हम लोग भारत की बात करें तो यहां पे मैप में आप देख सकते हैं साथियों की जो है अफ्रीका है ना, अफ्रीका और इंडिया ये एक दूसरे से लगा हुआ है। तो जी हाँ, पुराने समय में जो अफ्रीका महाद्वीप था, जो भारत है वो अफ्रीका महाद्वीप से लगा हुआ था। बाद में समय के साथ साथ क्या होता है कि ये जो भारत है ना, ये आप यहां से देखते हैं कि अलग होता है। भारत जो है वो गोंडवाना लैंड से अलग होता है, और बाद में ये जाकर आज जहां पर हम इसे देखते हैं वर्तमान स्थान पर, वहां पर जाके ये जो है फिर उसके बाद में मिल जाता है। तो साथियों याद रखेंगे, कभी कभी आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत प्राचीन समय में किसका भाग हुआ करता था। तो साथियों भारत प्राचीन समय में जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग हुआ करता था। बाद में गोंडवाना लैंड से अलग होकर भारत आज अपने वर्तमान वाले स्थान पर हमें दिखता है। एक साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखेंगे कि जब ये भारत जो है ना यहां से अलग हुआ, तो इस प्रोसेस के दौरान ही जो हिमालय पर्वत है उसका निर्माण हुआ। याद रखेंगे, जहां पर आज हिमालय पर्वत है वहां पर पहले कौन सा सागर था साथियों? टेथिस सागर। तो जब भारत जो है अपने वर्तमान स्थान पर आता है, तो उस प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि जो टेथिस सागर है वहां पर एक वलित पर्वत जो है हिमालय, उसका निर्माण जो है वो शुरू होता है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सॉरी साथियों, भारत के विभिन्न नाम देखो। जो भारत देश है ना साथियों, इसको हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। तो भारत को कौन सा नाम किसके द्वारा दिया गया, इस पे थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। साथियों अगर हम लोग बात करते हैं हिंदुस्तान की, तो साथियों जो हिंदुस्तान नाम है ये भारत को दिया गया है ईरानियों के द्वारा। जो ईरान के लोग थे उन्होंने भारत को हिंदुस्तान कहकर पुकारा। साथियों अगर हम लोग इंडिया नाम की बात करें, तो जो इंडिया नाम है ये दिया गया है यूनानियों के द्वारा। यूनानियों ने भारत को सर्वप्रथम इंडिया कहकर पुकारा। साथियों भारतवर्ष जो नाम है ये दिया गया है भारत को आर्यों के द्वारा। अब ये नाम जो है किस प्रकार पड़े, थोड़ी इन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों ये जो ईरान के लोग थे ये जब भारत आए तो ये उत्तर पश्चिम से आए। याद रखेंगे, ईरान के लोग जब भारत आए तो किस दिशा से आए? उत्तर पश्चिम दिशा से आए। और उत्तर पश्चिम दिशा से जब ये भारत में आते हैं तो सबसे पहले इनको जो है सिंधु नदी को पार करना पड़ता है। किस नदी को पार करना पड़ता है? सिंधु नदी को पार करना पड़ता है। सिंधु नदी को इन्होंने क्या कहा? हिंदोस कहा। याद रखेंगे, जो ईरान के लोग थे उन्होंने सिंधु नदी को क्या कहा? हिंदोस कहा। और इसी हिंदोस से उन्होंने अपने देश का नाम हिंदुस्तान रख दिया। उसके बाद में जब यूनान के लोग भारत आए तो उन्होंने भी जो ये सिंधु नदी है इसको एक नए नाम से पुकारा। उन्होंने सिंधु नदी को इंडस कहकर पुकारा। याद रखेंगे, जो लोग ईरान से आए उन्होंने क्या कहा? सिंधु नदी को हिंदोस, इससे अपने देश का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। और जो लोग आए कहां से? यूनान से, उन्होंने सिंधु नदी को क्या कहा? इंडस कहा। यूनानियों ने क्या कहा? इंडस कहा। इससे अपने देश का नाम उन्होंने इंडिया रख दिया। साथियों बाद में आर्य लोग भारत आते हैं, और जब आर्य लोग भारत आते हैं वो भी उत्तर पश्चिम से ही आते हैं भारत, और वो यहां पर सबसे पहले एक भरत जन, एक कबीला था, उससे मिलते हैं, और उनके जो राजा थे उनका नाम था भरत। तो उनके नाम से ही अपने देश को भारतवर्ष कहकर पुकारते हैं। एक शकुंतला के जो पुत्र थे भरत, उनकी कहानी भी प्रचलित है, तो वो भी एक थ्योरी है, याद रखेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग नाम जो है वो भारत के रखे गए। जो ईरानी थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने क्या कहा? इंडिया कहा। और जो आर्य थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भारत वर्ष कहा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगर हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें, यानी कि लैटिट्यूड में जो भारत है उसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो हमें पता है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। इसे हम मैप में भी देख लेते हैं। साथियों मैप आपके सामने है। तो भारत के अगर हम लोग अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो साथियों 8.4 डिग्री उत्तर से लेकर 8.4 डिग्री उत्तर से लेकर और 37.6 डिग्री उत्तर तक जो है ये भारतवर्ष का साथियों विस्तार है। और भारतवर्ष जो है विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, ये हम सबको पता है।
अब इसके बाद में हम देखते हैं कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है साथियों वो कितना है। तो साथियों भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो है 68.7 डिग्री ईस्ट से लेकर 97.25 डिग्री ईस्ट तक। इसे भी एक बार हम लोग साथियों मैप में देख लेते हैं। तो मैप आपके सामने है और साथियों यहां पर आप देख सकते हैं कि 68.7 डिग्री ईस्ट जो है लॉन्गिट्यूड से लेकर और आपका 97.25 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है यहां तक जो है भारतवर्ष का विस्तार है। अब भारत के जो पूर्वी बिंदु हैं, पश्चिमी बिंदु हैं या फिर उत्तरी बिंदु हैं, दक्षिणी बिंदु हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। साथियों भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो वलांगू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। साथियों अरुणाचल प्रदेश आप देख सकते हैं मैप में, यहां पर साथियों आपको अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है और यहां पर है वलांगू। साथियों ये जो वलांगू है इसे हम किबिथू के नाम से भी जानते हैं, इसे हम किबिथू के नाम से भी जानते हैं। वहीं भारत के अगर हम पश्चिमी बिंदु की बात करें साथियों, भारत का पश्चिमी बिंदु सर क्रीक कहलाता है जो कि गुजरात में स्थित है। और साथियों कुछ यहां पर है सर क्रीक, ठीक है ना, यहां पर है सर क्रीक, ये गुजरात में पड़ता है, इसे गुहार माता भी कहा जाता है। साथियों भारत के अगर हम लोग उत्तरी बिंदु की बात करें, भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो है इंद्राकौल और ये लद्दाख में स्थित है। साथियों यहां पर है इंद्राकौल और ये लद्दाख में स्थित है। ध्यान रखेंगे कि अब हम जम्मू कश्मीर टिक नहीं करेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश जो हैं बन गए हैं। तो अब जो इंद्राकौल वाला भाग है वो लद्दाख में आता है। साथियों इसके बाद में अगर भारत के दक्षिणी बिंदु की बात की जाए तो भारत का जो दक्षिणी बिंदु है साथियों वो इंदिरा पॉइंट है और ये अंडमान निकोबार में स्थित है। अगर आप मैप में देखना चाहेंगे तो साथियों यहां पर है इंदिरा पॉइंट और ये पड़ता है अंडमान निकोबार में। इसे हम कई और नामों से भी जानते हैं जैसे कि आपका पिग्मेलियन पॉइंट हो गया, पार्सन पॉइंट हो गया और ला ही चिंग हो गया। और साथियों अगर आपसे भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो भारत के मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है वो केप कैमोरिन है और ये तमिलनाडु में स्थित है। तो ये है मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु और साथियों इसको हम कहते हैं केप कैमोरिन और ये स्थित है साथियों कहां, ये स्थित है तमिलनाडु में। दक्षिण में भारत के पास में दो पॉइंट हैं, याद रखेंगे, एक है भारत का दक्षिणी बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट है, एक है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु जो कि केप कैमोरिन है। अब ये दो क्यों हैं इसके लिए हम लोग एक बार मैप देखते हैं। साथियों अगर आप मैप में देखना चाहेंगे तो अंडमान निकोबार को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भारत की जो मेन लैंड है उससे थोड़ा और नीचे तक पड़ता है, इसीलिए जो भारत का दक्षिणी बिंदु कहा जाता है। साथियों याद रखेंगे जो भारत का दक्षिणी बिंदु कहा जाता है वो कहा जाता है किसे, वो कहा जाता है आपका इंदिरा पॉइंट को जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। ये इंदिरा पॉइंट हो गया और ये हो गया भारत का दक्षिणी बिंदु। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु तो भाई एक यहां पर भी होगा ना, ये हो गया भारत की मुख्य भूमि यानी कि जो मेन लैंड है, क्योंकि अंडमान निकोबार तो आइलैंड है, द्वीप समूह है। तो ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है साथियों और ये है आपका केप कैमोरिन और ये स्थित है कहां, ये स्थित है तमिलनाडु में। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो पूर्वी बिंदु है वो साथियों है वलांगू, ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु जो है ये सर क्रीक है और ये कहां स्थित है साथियों, ये स्थित है आपका गुजरात में। और इसके अलावा जो इंदिरा कॉल है साथियों, जो इंदिरा कॉल है ये आपका स्थित है कहां, ये आपका स्थित है लद्दाख में। साथियों बहुत सारे लोग हैं जिनको इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट में कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, उसको आप याद कर लीजिएगा। साथियों अगर हम लोग ए बी सी डी कुछ इस प्रकार से लिखते हैं तो पहले आप सी लिखोगे, सी ऊपर आएगा, देन आप लिखोगे पी, पी जो है वो नीचे आएगा। तो सी से बनता है कॉल, इसलिए कॉल आएगा ऊपर यानी कि लद्दाख में, और पी से बनता है पॉइंट, तो पॉइंट होगा नीचे यानी कि अंडमान निकोबार में। कुछ इस तरीके से साथियों आप इसको याद कर सकते हैं। वहीं पर अगर भारत के अक्षांशीय देशांतरी जो विस्तार है उसकी हम लोग चर्चा करें तो एक बार फिर से मैं यहां पर आपको रिवाइज करा देता हूं, आप लोग भी इसको रिकॉल कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा इसको, फिर आपको भी ये याद हो जाएगा। साथियों भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8.4 डिग्री नॉर्थ से लेकर आपका 37.6 डिग्री नॉर्थ, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया। वहीं भारत के देशांतरी विस्तार की बात करें साथियों वो है 68.7 डिग्री ईस्ट से लेकर आपका 97.25 डिग्री ईस्ट, ये भारत का देशांतरी विस्तार हो गया। साथियों आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग चर्चा करते हैं भारत के क्षेत्रफल पे। तो साथियों आपको पता है कि भारत एक विशाल देश है, विश्व में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले देश हैं उसमें भारत जो है वो आता है 7वें स्थान पर। तो भारत का जो साथियों क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
वहीं साथियों अगर हम लोग बात करें कि भारत विश्व में क्षेत्रफल में किस स्थान पर है, तो 7वें स्थान पर है। भारत अगर एशिया में पूछा जाए कि किस स्थान पर आता है क्षेत्रफल में यानी कि एरिया में, तो साथियों भारत आता है दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर आता है चीन। यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं जिससे आप याद कर सकते हैं विश्व के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले देश। तो एक ट्रिक है साथियों की रुक चीन अब आया भारत। एक ट्रिक है कि रुक चीन अब आया भारत। इससे अब जो है विश्व के जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले देश हैं उनके नाम आप याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, देखिए साथियों, रू से हो जाएगा रूस, का से हो जाएगा कनाडा, चीन तो लिखा ही है पूरा, है ना। आ से हो जाएगा अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, बा से हो जाएगा ब्राजील, आया से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद में है भारत। तो साथियों रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। और भारत के बाद में आता है अर्जेंटीना, इसे भी आप याद रखेंगे। साथियों आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करते हैं कि भारत में कुल राज्य कितने हैं। साथियों भारत में जो कुल राज्य हैं उनकी संख्या है 28। भारत में जो साथियों कुल राज्य हैं उनकी संख्या है 28। और भारत में अगर आपसे पूछा जाए साथियों सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो किसका है, तो साथियों भारत में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है, याद रखेंगे, वो है राजस्थान। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो साथियों भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जो जनसंख्या है भारत में साथियों वो कहां है, याद रखेंगे, वो है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां है, तो साथियों भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, साथियों भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो है बिहार में। इसको भी याद कर लीजिएगा। और इसी के साथ भारत में राज्य है 28, आपको याद रखना है। और भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी कि जो यूटी हैं उनकी संख्या है 8, इनको भी याद कर लीजिएगा। साथियों भारत का सबसे बड़ा राज्य मैंने आपको बताया कि राजस्थान है, और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछें अगर तो वो है लद्दाख। लद्दाख अगर आप मैप में देखेंगे साथियों यहां पर है लद्दाख, और ये भारत का सबसे बड़ा यूटी है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग चर्चा करते हैं भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य की। तो अभी मैंने आपको मैप में बताया था कि राजस्थान जो है साथियों ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो है देश है, सॉरी राज्य है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान, याद कर लीजिएगा। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला साथियों जो राज्य है वो है गोवा। मैप में अगर आप देखेंगे साथियों तो यहां पर पड़ता है गोवा। तो ये हो गया आपका न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछेंगे साथियों यूपी हो जाएगा, तो यहां पर आपको दिखता है यूपी। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य पूछेंगे साथियों सिक्किम हो जाएगा। मैप में अगर आप देखेंगे साथियों तो यहां पर है सिक्किम, ठीक है। उसके बाद में अगर पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो कहां है, साथियों बिहार में है। ये जो राज्य है ये साथियों बिहार है। और अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो कहां है साथियों, वो है अरुणाचल प्रदेश में, और ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो इनको भी आप याद कर लीजिएगा, मैप में लोकेशन देखते रहिएगा कि कौन सा राज्य जो है वो कहां पर स्थित है। साथियों आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कि भारत के जो द्वीप समूह हैं उनके बारे में। तो भारत के जो द्वीप समूह हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है याद रखेंगे वो है आपका अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। साथियों यहां पर है ये अंडमान निकोबार। और अंडमान जो निकोबार है साथियों इसकी जो राजधानी है, इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में यानी कि बे ऑफ बंगाल में स्थित है। ये भारत के ईस्ट में है, भारत के पूरब में, और भारत के पूरब में स्थित है बंगाल की खाड़ी। वहीं साथियों अगर हम लोग लक्षद्वीप की बात करें तो साथियों ये है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप जो है इसकी कैपिटल का नाम है कवारत्ती। राजधानियां जरूर याद रखिएगा, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवारत्ती। और लक्षद्वीप जो है साथियों ये स्थित है अरब सागर में, अरेबियन सी में। ये भारत के पश्चिम में है, और भारत के पश्चिम में है अरेबियन सी यानी कि अरब सागर। साथियों अगला है कि अंडमान निकोबार में स्थित जो इंदिरा पॉइंट है उसकी भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि भारत का जो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसे हम पार्सन पॉइंट और ला हे चिंग इन नामों से भी जानते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट के भी नाम से जानते हैं, तो उसकी जो भूमध्य रेखा है यानी कि जो इक्वेटर है उससे डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है, तो साथियों याद रखेंगे 876 किलोमीटर। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, केवल 8 याद कर लीजिए, उसके बाद लिख दीजिए 7, फिर लिख दीजिए 6, कभी नहीं भूलेंगे, सीरियल से है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, 876 किलोमीटर। साथियों अगला देखते हैं, अगला जो पॉइंट आपके सामने है साथियों, अगला जो पॉइंट आपके सामने है वो है कि कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। साथियों कर्क रेखा का जो मान है वो है 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और हमें पता है कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो साथियों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इन 8 राज्यों के नाम याद करने की मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूं, याद कर लीजिएगा।
साथियों आपको ट्रिक याद रखनी है कि मित्र पर गमछा झार। साथियों आपको याद रखना है मित्र पर गमछा झार। तो देखो मी से क्या हो गया मिजोरम, त्रा से क्या हो जाएगा साथियों, त्रा जो है इससे हो जाएगा आपका त्रिपुरा, पा से क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रा से क्या हो जाएगा साथियों राजस्थान। तो मित्र पर इतना हो गया, मी से क्या हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, पा से हो गया पश्चिम बंगाल और रा से क्या हो गया राजस्थान। इनकी कैपिटल भी आगे लिख दी है, याद कर लीजिएगा। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, त्रिपुरा की अगरतला है, पश्चिम बंगाल की कोलकाता है और राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। साथियों उसके बाद में है गमछा झार। तो गा से क्या हो जाएगा भाई, गा से हो जाएगा आपका गुजरात, गा से क्या हो जाएगा गुजरात, गमछा और झार है ना, तो गा से क्या हो जाएगा साथियों, गा से हो जाएगा गुजरात। उसके बाद में मां से हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, और छा से हो जाएगा साथियों छत्तीसगढ़ और झार से हो जाएगा झारखंड। इनकी भी कैपिटल सामने लिखी है, याद कर लीजिएगा। साथियों गांधीनगर है गुजरात की कैपिटल, भोपाल कैपिटल है मध्य प्रदेश की, रायपुर कैपिटल है छत्तीसगढ़ की और रांची कैपिटल है कहां की, झारखंड की। और यहां पे आप देख सकते हैं साथियों ये है 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, तो यहां पर आप एक जो है इसको एकदम क्लियर व्यू में देख सकते हैं। साथियों ये कर्क रेखा है जो कि भारत के 8 राज्यों से जो है होकर गुजर रही है। साथियों अगर यहाँ पे बात करें ये राज्य कौन सा है, तो साथियों ये जो राज्य है ये है आपका मिजोरम। इसके पास में ये जो राज्य देख रहे हैं साथियों ये है त्रिपुरा। और उसके बाद में अगर आप साथियों यहाँ पर देखेंगे तो ये राज्य जो है साथियों ये है राज्य आपका गुजरात। उसके बाद में ये जो राज्य है ये है साथियों मध्य प्रदेश। ठीक है, ये राज्य हो गया आपका मध्य प्रदेश। उसके बाद में साथियों ये है छत्तीसगढ़, ये राज्य हो गया आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में साथियों ये राज्य हो गया आपका झारखंड। ठीक है, ये राज्य हो गया आपका झारखंड। साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। और अगर आप देखेंगे ध्यान से तो राजस्थान का जो दक्षिणी वाला हिस्सा है वहां से भी कर्क रेखा गुजरती है साथियों, तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। साथियों ये वो 8 राज्य हो गए जहां से होकर कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। कभी कभी एक आपसे प्रश्न पूछेंगे कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहां है, तो यहां पे आप देख सकते हैं क्लियर आपको विजुअल है कि कर्क रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई है साथियों वो है मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई है साथियों वो कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और भी पूछते हैं कभी कभी कि कर्क रेखा के निकट जो राजधानी है वो कौन सी है, मतलब ये अलग अलग राज्यों से गुजर रही है कर्क रेखा 8 राज्यों से, तो किस राज्य की जो राजधानी है वो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, याद रखेंगे झारखंड की राजधानी। और साथियों झारखंड की राजधानी है रांची, तो जो रांची है वो कर्क रेखा के एकदम नजदीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अब हम लोग बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा के बारे में। साथियों भारतीय मानक समय रेखा यानी कि आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिस रेखा से निर्धारित किया जाता है ये जो है इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान से गुजरती है। इलाहाबाद जिसका नाम बदलकर अब प्रयागराज कर दिया गया है। एक चीज और याद रखेंगे कि जो कर्क रेखा है साथियों वो है अक्षांश रेखा यानी कि लैटिट्यूड, इसीलिए वो किस शेप में थी, हॉरिजॉन्टल शेप में थी। और ये जो मानक समय रेखा है साथियों ये है देशांतर रेखा और ये है वर्टिकल। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूं साथियों, आपको इसकी ट्रिक याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश में आंधी, साथियों उत्तर प्रदेश में आंधी से छत उड़ी, उत्तर प्रदेश में आंधी से छत उड़ी, इससे उन राज्यों के नाम आपको याद हो जाएंगे जहां से ये भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो साथियों पहला तो उत्तर प्रदेश है, कैपिटल क्या है लखनऊ। साथियों में से हो जाएगा मध्य प्रदेश, राजधानी क्या है भोपाल। आंधी से हो जाएगा साथियों आंध्र प्रदेश, राजधानी है अमरावती। और उसके बाद में से को खाली छोड़ देंगे, छत से हो जाएगा छत्तीसगढ़, राजधानी है आपका रायपुर। और उसके बाद में उड़ी से हो जाएगा साथियों उड़ीसा, कैपिटल है इसकी भुवनेश्वर। तो याद रखेंगे साथियों कि भारतीय मानक समय रेखा जो है ये 5 राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से गुजरती है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो कर्क रेखा है वो है आपकी लैटिट्यूड और देशांतर रेखा है आपकी लॉन्गिट्यूड। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे क्रॉस भी करती होंगी। अब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कहां पर करती हैं, आइए उन पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये चर्चा करेंगे कि ये कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा ये दोनों रेखाएं ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जहां से होकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। यानी कि 2 ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा भी गुजरती है और भारतीय मानक समय रेखा भी गुजरती है। तो साथियों वो जो 2 राज्य हैं वो कौन कौन से राज्य हैं मैं आपको बता देता हूं। साथियों एक राज्य जो है वो है मध्य प्रदेश, याद रखेंगे मध्य प्रदेश से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती हैं। और साथियों दूसरा जो राज्य है वो है आपका छत्तीसगढ़। तो साथियों छत्तीसगढ़ से भी जो है
वो कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों रेखाएं गुजरती हैं। साथियों यहाँ पर मैप में मैं आपको दिखा देता हूं इन राज्यों की लोकेशन। तो साथियों सबसे पहले अगर आप ये राज्य देखेंगे साथियों, ये हो गया आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। साथियों उसके बाद में ये वाला जो राज्य है ये है आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। साथियों उसके बाद में ये है छत्तीसगढ़, ठीक है साथियों, ये है आपका छत्तीसगढ़। और उसके बाद में उड़ीसा, तो ये हो गया आपका उड़ीसा। और साथियों ये जो राज्य है ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश हो गया साथियों, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और ये हो गया आपका मध्य प्रदेश। तो ये वो 5 राज्य हैं साथियों जहां से गुजरती है कौन सी रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। और यहीं पर अगर हम लोग कर्क रेखा को ड्रॉ करते हैं साथियों, इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर हम लोग कर्क रेखा जो है साथियों उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो कर्क रेखा जो है, जो आपकी कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन 2 राज्यों से होकर जो है वो गुजरती है, याद रखेंगे। और आप देख रहे होंगे ध्यान से कि ये जो आपकी मानक समय रेखा है ये भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। तो ये दोनों राज्य जो हैं कॉमन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको याद कर लेंगे, ठीक है। मैं यहां पर आपको लिख भी देता हूं इस चीज को, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, उनको पढ़ लीजिएगा। तो साथियों 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, याद रखेंगे जो भारतीय मानक समय रेखा है आईएसटी, इसका जो मान है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, इस तरीके से गुजरी है जैसा अभी देखा भी हमने। और साथियों ये इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान से गुजरती है। इसी के साथ साथ जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है उसको कर्क रेखा कहते हैं, और कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा ये दोनों रेखाएं कहां से गुजरती हैं, किन 2 राज्यों से गुजरती हैं साथियों, एक राज्य है मध्य प्रदेश, दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़, इसको भी याद कर लीजिएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कहां पर करती हैं, तो भाई एक जगह है जिसका नाम है कोरिया। और ये कोरिया जो है कोई नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वाला कोरिया नहीं है, एक कोरिया भारत में भी है। और साथियों ये कोरिया पड़ता है कहां, ये कोरिया पड़ता है छत्तीसगढ़ में। ये कोरिया कहां पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। तो जी हाँ साथियों, छत्तीसगढ़ में जो कोरिया जिला है यही वो स्थान है जहां से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको याद कर लीजिएगा। ये चीज यहां पर मैंने लिख भी दी है, आप नोट्स में इसको पढ़ लीजिएगा एक बार फिर से, कि कर्क रेखा और जो भारतीय मानक समय रेखा है ये रेखाएं छत्तीसगढ़ में कोरिया नामक जो स्थान है वहां पर आपस में मिलती हैं। क्योंकि एक है आपकी कैसी रेखा, अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड, एक है देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को जरूर क्रॉस करेंगी। जहां पर क्रॉस करती हैं उस जगह का नाम क्या है, उस जगह का नाम है कोरिया, और यह पड़ता है छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा इसको। अब साथियों भारत का जो पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु है उसमें कितने डिग्री का अंतर है, तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है साथियों वो है आपका 68.7 डिग्री ईस्ट, और जो भारत का पूर्वी बिंदु है वो है 97.25 डिग्री ईस्ट। तो आप देखेंगे कि ये जो 68.7 है इसको राउंड फिगर में 70 माना जा सकता है अपने समझने के लिए, आसान करने के लिए, और जो 97.25 है इसको राउंड फिगर में हम लोग मान सकते हैं क्या, लगभग 100 के आसपास। जितना इसमें बढ़ाया लगभग उतना ही इसमें बढ़ा दिया, तो 70 और 100 में कितना डिफरेंस है, कैलकुलेट करना काफी आसान है, 30 का डिफरेंस है। तो इसीलिए लिखा जाता है कि भारत का जो पूर्वी और पश्चिमी बिंदु है साथियों उसमें 30 डिग्री का जो है वो अंतर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु में समय में कितना अंतर है, साथियों समय में 2 घंटे का अंतर है, याद रखेंगे। और साथियों ये स्थानीय समय की बात हो रही है, क्योंकि जो मानक समय है वो तो एक है, जो मानक समय है जो स्टैंडर्ड टाइम है पूरे भारत का वो एक है। अगर अभी बजा है 1 तो पूरे भारत में 1 बजा होगा, अगर अभी 2 बजा है आपके यहाँ जहां से आप क्लास देख रहे हो पूरे भारत में 2 बजा होगा। लेकिन जो लोकल टाइम है वो चेंज हो जाता है। अब लोकल टाइम चेंज कैसे होता है, लोकल टाइम चेंज होता है इस तरीके से, क्योंकि हमें पता है कि हर जो है 15 डिग्री देशांतर पर, हर 15 डिग्री देशांतर पर समय में जो है वो कितना डिफरेंस आता है साथियों, 1 घंटे का डिफरेंस आ जाता है हर 15 डिग्री देशांतर में। आपको पता है साथियों, आपको पता है कि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है, एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आएगा। अगर पूरब में जाओगे तो समय बढ़ेगा, पश्चिम में जाओगे तो समय घटेगा। ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग अक्षांश और देशांतर को पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आप कुछ बेसिक चीजें याद रखिए कि 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में 4 मिनट का अंतर आता है, इसीलिए 15 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो 30 डिग्री देशांतर में सिंपल सी बात है कि 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। अब आपको पता है कि पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब की तरफ, तो किसी दिन अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है 5 बजे तो गुजरात में सूर्योदय होगा 2 घंटे बाद यानी कि 7 बजे। यह हो गया स्थानीय टाइम। बजा अरुणाचल प्रदेश में अगर 8 है, बजा गुजरात में भी 8 होगा, घड़ी में 8 ही दिखेगा। लेकिन जो सूर्योदय है वो अगर अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है 5 बजे, गुजरात में होगा 7 बजे, सॉरी एएम होगा, पीएम लिख दिया मैंने धोखे से, एएम करिएगा। गुजरात में अगर सुबह 5 बजे हो रहा है
तो सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में अगर सुबह 5 बजे हो रहा है तो गुजरात में कब होगा? सुबह 7 बजे। याद रखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए साथियों, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो साथियों जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत के उत्तर में क्या है, भारत के भाई उत्तर में है हिमालय। भारत के दक्षिण में क्या है साथियों? भारत के दक्षिण में है आपका हिंद महासागर। और इसके अलावा भारत के पूरब में क्या है भाई? भारत के पूरब में है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। और भारत के पश्चिम में है क्या साथियों? भारत के पश्चिम में है अरब सागर। तो स्थल देखो, ये तो जल हो गया, भारत के पश्चिम में जल है, पूरब में जल है और उत्तर में जल है। तो स्थल सीमा यानी कि इतने पोर्शन की बात हो रही है। ये हो गया भारत की स्थल सीमा। तो साथियों भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। और साथियों भारत की जो तटीय सीमा है उसकी लंबाई है 7,516। तटीय सीमा यानी कि ये वाली सीमा हो गई आपकी। और याद रखेंगे इसमें जो आपके द्वीप हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आदि द्वीप वगैरह, ये सब इंक्लूड हैं, ये सब शामिल हैं। तो स्थल सीमा यानी कि जो लैंड बॉर्डर है वो है 15,200 किलोमीटर लंबा। जो सी बॉर्डर है वो है आपका 7,516 किलोमीटर लंबा। याद कर लीजिएगा इसे भी। तो एक बार मैं यहाँ पे फिर से आपको दिखा देता हूँ साथियों, ये स्थल सीमा की बात हो रही है, ठीक है। ये भारत की स्थल सीमा है जो कि कितनी है? जो कि है 15,200 किलोमीटर। और वहीं आपसे अगर समुद्री सीमा की बात की जाए, ये समुद्री सीमा हो गई, इसमें अंडमान निकोबार और जो लक्षद्वीप है वो भी इंक्लूड है। ये हो गया आपका 7,516 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा साथियों। आगे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है, पहले आपको यह याद होना चाहिए कि भारत में कुल ऐसे 9 राज्य हैं जिनकी तट रेखा है। तट रेखा यानी कि 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के किनारे स्थित हैं। अब जो समुद्र के किनारे स्थित राज्य हैं उसमें सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है साथियों वो है गुजरात। और 1600 किलोमीटर लंबी तट रेखा है गुजरात की। याद रखेंगे गुजरात की तट रेखा जो है वो कटी फटी तट रेखा है। मतलब वहां पर जो तट रेखा अगर आप मैप में देखोगे तो ऐसे करके इस तरीके से है, इसीलिए लंबाई जो है ना वो बढ़ जाती है, इसको कटी फटी तट रेखा कहते हैं। तो सबसे अधिक लंबी तट रेखा गुजरात में है। और कटी फटी तट रेखा जो है यही इसके सबसे लंबे होने का रीजन यानी कि कारण भी है। साथियों भारत में सबसे छोटा जो राज्य है तटरेखा वाला वो राज्य है गोवा। और अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है साथियों, तो वो राज्य याद रखेंगे साथियों, वो राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भारत में कुल 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्री तटरेखा पर स्थित है। अभी आगे उनके हम लोग नाम भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भारत में कौन से ऐसे 9 राज्य हैं जो समुद्र के किनारे स्थित हैं। साथियों अगर हम लोग बात करें बंगाल की खाड़ी की, तो बंगाल की खाड़ी यानी कि पूर्वी जो तट है भारत का, कौन सा तट होगा ये साथियों? ये होगा पूर्वी तट। तो पूर्वी तट पर 4 ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्र के किनारे हैं। एक है पश्चिम बंगाल, फिर है साथियों उड़ीसा, फिर है आंध्र प्रदेश और उसके बाद में है तमिलनाडु। साथियों वहीं अगर हम लोग पश्चिमी तट की बात करें तो पश्चिमी जो तट है साथियों वो है किधर? वो है आपका अरेबियन सी यानी कि अरब सागर की तरफ। तो इधर 5 राज्य हैं जो समुद्र के किनारे स्थित हैं। एक है आपका गुजरात, फिर है महाराष्ट्र साथियों, फिर है गोवा, फिर है कर्नाटक और उसके बाद में है केरल। तो ये कुल 9 राज्य हो गए। 4 हो गए पूरब में, 5 हो गए पश्चिम में। तो ये भारत के वो 9 राज्य हैं जो कि समुद्र के किनारे स्थित हैं। और इनमें जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, याद रखेंगे इनमें जो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है साथियों वो राज्य है आपका गुजरात। इसमें जो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है भाई वो कौन है? वो है गुजरात। और सबसे कम जो लंबाई है तट रेखा की, सबसे कम जो तट रेखा है वो किसकी है साथियों? याद रखेंगे वो है आपकी गोवा की। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात हो गया, सबसे कम तट रेखा वाला राज्य कौन हो गया साथियों? गोवा हो गया। अब गुजरात के बाद दूसरी सबसे लंबी जो तट रेखा है, याद रखेंगे गुजरात के बाद में दूसरी सबसे लंबी जो तट रेखा है साथियों वो है आंध्र प्रदेश। दूसरी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। अब आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत में आता है। कहां आता है? दक्षिण भारत में आता है। तो साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत में सबसे लंबी तट रेखा, तभी भी आपका आंसर आंध्र प्रदेश होगा। दक्षिण भारत में सबसे लंबी तट रेखा जो है साथियों वो आंध्र प्रदेश की है, याद रखेंगे। इसके अलावा गुजरात के बाद जो दूसरा सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है साथियों वो भी आंध्र प्रदेश है। तो इन प्रश्नों को, इन क्वेश्चंस को जरूर याद रखना। भारत के पूरब में क्या है? जैसे कि मैंने बताया आपको, भारत के पूरब में है साथियों बंगाल की खाड़ी। भारत के पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी। भारत के पश्चिम में क्या है साथियों? भारत के पश्चिम में जो है वो है अरेबियन सी यानी कि अरब सागर। इसको भी याद कर लीजिएगा।
अब साथियों ये जो भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी तट हैं, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जो पूर्वी तट पर स्थित राज्य हैं, जो पूर्वी तट पर स्थित राज्य हैं वो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, तो अब यहां पर मैं मैप में आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना साथियों। ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल, ये आपका क्या हो गया, पश्चिम बंगाल। उसके बाद में अगर नीचे आओगे पश्चिम बंगाल के बाद में साथियों ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश। देखो सीरियल से ये याद कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही कराएंगे ज्योग्राफी में। साथियों पश्चिम बंगाल के बाद में क्या हो गया, सॉरी थोड़ा सा गलत लिख गया, पश्चिम बंगाल के बाद में ओडिशा होगा। पश्चिम बंगाल के बाद में क्या होगा साथियों, यहाँ पर ओडिशा होगा। ओडिशा के बाद होगा आंध्र प्रदेश। ओडिशा के बाद क्या होगा साथियों, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बाद हो जाएगा साथियों तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश के बाद क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। ऐसे ही अगर हम लोग पूरब में जो राज्य हैं उनकी बात करें साथियों, तो ये 4 राज्य हो गए। वहीं अगर हम लोग पश्चिम की बात करते हैं साथियों, पश्चिम में है आपके 5 राज्य। कौन कौन से, गुजरात, भाई मैप में देखो ये हो गया आपका गुजरात। ठीक है, ये गुजरात है। गुजरात के बाद में महाराष्ट्र है साथियों और गोवा है। तो गुजरात के बाद में जस्ट अगर नीचे आप देखोगे तो ये महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के बाद में साथियों यहाँ पर हो गया आपका गोवा। गोवा के बाद में अगर बात करें साथियों तो होगा आपका कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद में बात करें साथियों तो होगा आपका केरल। ये हो गए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य। पूरब में है 4, पश्चिम में है 5। अब इन तटों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, एक बार उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पश्चिम की अगर बात करते हैं साथियों, ये राज्य है आपका गुजरात। गुजरात के बाद में साथियों अगला राज्य अगर देखेंगे तो ये राज्य है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में छोटा सा राज्य जो आपको दिख रहा है साथियों, ये है गोवा। गोवा के बाद में जो आपको राज्य दिख रहा है साथियों, ये है आपका कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद में आपको जो राज्य दिख रहा है साथियों, ये है केरल। वहीं पूरब की बात करें तो पूरब में सबसे नीचे जो आपको राज्य दिख रहा है साथियों, ये है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद में जो राज्य आपको दिख रहा है साथियों, ये है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर थोड़ा सा बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ओडिशा। और ओडिशा के ऊपर अगर आप देखोगे यहाँ पर तो साथियों यहाँ पर आपको जो राज्य मिलेगा वो है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल। ये क्लियर एरो जो है दिख नहीं रहा क्योंकि येलो कलर है, तो उसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से विजिबल हो। साथियों ये गुजरात हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका महाराष्ट्र। ये राज्य गोवा है साथियों, ये राज्य है कर्नाटक, और ये राज्य हो गया केरल। ये है आपका तमिलनाडु, ये है आंध्र प्रदेश, उसके बाद में ये है उड़ीसा, और ये है पश्चिम बंगाल। अब सही से दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब जो ये तट हैं इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कैसे याद रखेंगे भाई, देखो गुजरात और महाराष्ट्र का जो तटीय भाग है इसे क्या कहते हैं, इसको याद करने की एक टेक्निक है, आप याद रखना। आपको याद कर लेना है काको केमा। क्या याद कर लेना, काको केमा। काको केमा याद कर लीजिए। सबसे पहले का पे ध्यान देना। तो का से क्या हो गया साथियों, का से हो गया आपका काठियावाड़ तट। का से क्या हो गया, काठियावाड़ तट, यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र का भाग कहलाता है काठियावाड़ तट। साथियों फिर है को से हो जाएगा महाराष्ट्र और गोवा, ये हो जाएगा आपका कोंकण तट। को से क्या हो गया, कोंकण तट। का से क्या हो गया, काठियावाड़। को से हो गया कोंकण। फिर उसके बाद में के है, तो के से हो जाएगा साथियों केरला तट। के से क्या हो जाएगा, केरला तट। उसके बाद में है मा। साथियों मा से हो जाएगा आपका मालाबार तट। मा से क्या हो जाएगा, मालाबार तट। तो काको केमा से आपको भारत के जो पश्चिमी घाट वाले राज्य हैं उनके नाम आसानी से याद हो जाएंगे। काठियावाड़ तट, कोंकण तट, केरला तट और मालाबार तट। यही अगर हम लोग बात करते हैं भारत के पूर्वी घाट के राज्यों के नाम याद करने की, तो भारत के जो पूर्वी घाट के तट हैं उनको याद करने के लिए आप करोगे ऊ को। ऊ को, तो पहला जो ऊ है साथियों उससे हो जाएगा उत्कल तट। दूसरा जो ऊ है उससे हो जाएगा उत्तरी सरकार तट। उससे क्या हो जाएगा, उत्तरी सरकार तट। और साथियों को से क्या हो जाएगा, को से हो जाएगा कोरोमंडल तट। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, कोरोमंडल तट आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो ऊ को से आपको पूर्वी घाट के तट जो है वो याद हो जाएंगे। अब यहां पर एक डाउट ये क्रिएट हो सकता है कि 2 बार ऊ और ऊ लिखा है, तो कहां पे उत्कल लिखना है, कहां पे उत्तरी सरकार लिखना है, ये कैसे याद करें। तो साथियों इसके लिए आपको भारत का जो राष्ट्रगान है वो याद होना चाहिए, जनगण मन। उसमें एक लाइन हम लोग पढ़ते हैं, द्राविड़ उत्कल बंग। द्राविड़ उत्कल बंग यानी कि उत्कल और बंग यानी कि बंगाल एक साथ है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि उत्तरी सरकार जो है वो बंगाल के साथ में नहीं लिखना है, उसको नीचे लिखना है उड़ीसा के पास में, और पश्चिम बंगाल के पास में आप लिखेंगे उत्कल। क्यों, क्योंकि द्राविड़ उत्कल बंग ये लाइन हमारे राष्ट्रगान में है। इस ट्रिक से हम ये याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं साथियों। अगर आपसे बात की जाए कि भारत में पर्वतीय जो भाग है भाई उसका प्रतिशत कितना है, तो साथियों भारत में पर्वतीय भाग का जो प्रतिशत है वो है 10.7%। यानी कि भारत के 10.7% भाग पर पर्वतों का विस्तार है।
साथियों भारत में पहाड़ी भाग का प्रतिशत कितना है साथियों, वो है 18.6%। भारत में पर्वतीय और पहाड़ी दोनों भागों को मिला लें तब ये परसेंटेज हो जाता है साथियों 29.3, याद कर लेंगे। और भारत में पठारी भाग का प्रतिशत कितना है साथियों, 27.7। और भारत में मैदानी भाग का प्रतिशत कितना है साथियों, 43%, यानी कि 43%। ठीक है, तो याद रखेंगे साथियों, भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि जो पर्वतीय भाग है उसका परसेंटेज कितना है, तो भारत में जो पर्वतीय भाग है उसका परसेंटेज मैंने आपको बताया, याद कर लीजिए 10.7। साथियों भारत में जो पहाड़ी भाग है इसका परसेंटेज कितना है, तो भारत में पहाड़ी जो भाग है साथियों इसका जो परसेंटेज है वो है 18.6। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पर्वतीय एवं पहाड़ी दोनों जो ये भाग हैं इनको अगर मिला दिया जाए, इनका परसेंटेज कितना है साथियों, दोनों को ऐड कर दो 29.3 हो जाएगा। साथियों वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो पठारी भाग है उसका परसेंटेज कितना है साथियों, हो जाएगा आपका 27.7%। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में मैदानी भाग का जो प्रतिशत है साथियों वो कितना है साथियों, ये हो जाएगा आपका 43%। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है साथियों, जरूर याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं साथियों, अब अगर हम लोग भारत के द्वीप समूह की बात करें तो उसमें अंडमान निकोबार की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार के बीच में जो जल वाला क्षेत्र है उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो आप याद रखेंगे कि अंडमान और निकोबार के जो बीच का क्षेत्र है उसे हम जानते हैं 10 डिग्री चैनल के नाम से। इसको जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऊपर का पार्ट अंडमान है, नीचे का जो पार्ट है ये निकोबार है, इसके बीच में यहाँ पर लिखा हुआ है 10 डिग्री चैनल। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे चैनल हैं, उन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि ग्रेट चैनल जो है ना वो जो है कहाँ पर है, तो ग्रेट चैनल जो है साथियों याद रखेंगे, ग्रेट चैनल जो है वो है आपका इंदिरा पॉइंट के पास में। 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान और निकोबार को। 9 डिग्री चैनल साथियों अलग करता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को। और 8 डिग्री चैनल अलग करता है मालदीव और मिनिकॉय को। और जो कोको चैनल है साथियों वो भारत और म्यांमार के मध्य स्थित है। इसी के साथ में जो पाक एवं मन्नार की खाड़ी है वो भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैनल है, इनको याद कर लीजिएगा साथियों। अगर हम लोग अंडमान निकोबार की बात करें, ये भारत का जो है सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान निकोबार, राजधानी पोर्ट ब्लेयर है इसकी, याद रखेंगे। और साथियों यहाँ पर ज्वालामुखी भी स्थित है। तो यहाँ पर दो ज्वालामुखी हैं, एक है बैरन, एक जो बैरन आइलैंड पर है, एक है नारकोंडम जो कि नारकोंडम आइलैंड पे है। इनमें जो बैरन है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि एक्टिव वॉल्केनो है। तो भारत की मुख्य भूमि पर एक भी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते, लेकिन जो भारत का द्वीप समूह है अंडमान निकोबार, वहां पे हमें दो ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, जिनमें एक का नाम है बैरन, दूसरे का नाम है नारकोंडम। और बैरन जो है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब अगर हम लोग बात करें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में जो राज्य हैं उनकी, तो अक्सर जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो राज्य हैं इनके ग्रुप को क्या कहते हैं, तो साथियों इनको कहते हैं सेवन सिस्टर्स। नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं इनके ग्रुप को, इनके समूह को क्या कहा जाता है साथियों, इनको सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, इनको सेवन सिस्टर्स जो है वो कहा जाता है। अब पूर्वोत्तर भारत के जो ये 7 राज्य हैं इनके नाम याद करने की टेक्निक मैं आपको बता देता हूं साथियों, छोटी सी ट्रिक है, आप याद कर लीजिएगा। आपको याद करना है AMMA, यानी कि अम्मा, उसके बाद में NT, अम्मा NT। इससे आप उन राज्यों के नाम याद कर सकते हैं जो पूर्वोत्तर भारत में 7 बहनों के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों A से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, राजधानी है ईटानगर। M से हो जाएगा मिजोरम, राजधानी आइजोल। फिर एक और M है, इससे हो जाएगा मेघालय, राजधानी है शिलोंग। एक और M है साथियों, इससे हो जाएगा मणिपुर, राजधानी है इंफॉल। और फिर A से हो जाएगा साथियों असम, राजधानी है दिसपुर। तो ये हो गया AMMA, यानी कि अम्मा। A से अरुणाचल प्रदेश, M से मिजोरम, M से मेघालय, M से मणिपुर और A से असम। फिर है N और T, तो N से हो जाएगा साथियों नागालैंड, राजधानी है कोहिमा। T से हो जाएगा त्रिपुरा, राजधानी है अगरतला। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखेंगे कि सिक्किम पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। सिक्किम कहां पे स्थित है, पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, याद रखेंगे सिक्किम पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। लेकिन सिक्किम जो है वो सेवन सिस्टर्स में नहीं आता, सिक्किम जो है सेवन सिस्टर्स में नहीं आता, इसको याद कर लीजिएगा। तो साथियों ये थी आज की क्लास। आई होप ये सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। साथियों अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा, इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी, और क्या ऐसे ही वन शॉट टॉपिक ज्योग्राफी के क्या आप और चाहते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे
चैप्टर का नाम बताएंगे तो हम लोग जरूर उस चैप्टर पे भी जो है आपके लिए क्लास जो है जरूर लेकर आएंगे। और साथियों अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको क्लास के नोटिफिकेशन जो है प्रॉपर मिलते रहे। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम इस तरह के और वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।